नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे गैस की दवा, जिन्हें हम खाली पेट गैस की दवा कहते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज करते हैं और लंबे समय तक उपयोग करते हैं। तो इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स को जाने बगैर जो लोग यूज करते हैं, तो लगातार उपयोग करने के कारण इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इवन हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और धीरे-धीरे ये हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप लगातार उपयोग करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इन दवाओं का उपयोग लंबे समय तक कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गैस की दवाएँ, जिन्हें आम तौर पर आम लोग खाली पेट गैस की दवा के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको जब ये दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, तो ये दवाओं को हमेशा वो आपको खाली पेट लेने के लिए सलाह देते हैं। और ये दवाइयाँ ज़्यादातर तब दी जाती हैं, जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उनकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस या गैस बनने की समस्या हो सकती है। तो उसके रिस्क को कम करने के लिए कुछ दिनों के लिए ये 7 से 10 दिन तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आपको जीईआरडी का सिम्पटम्स है या पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, तो ऐसी समस्याओं में ये डॉक्टर आपको दवाइयाँ लंबे समय के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो भी ज़्यादातर देखा जाता है तो 14 डेज़ तक एफडीए के अकॉर्डिंगली ये रिकमेंडेशन है। 14 दिन से लगातार अगर आप दवाओं का उपयोग करते हैं, या साल में देखा जाए तो कई बार आप 14 दिन से ज़्यादा तक उपयोग करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगभग हमेशा ही उसको उपयोग करते हैं, उनके पास दवा खत्म ही नहीं होने पाती और गैस की दवा उनके पॉकेट में हमेशा ही रहती है। तो ऐसे लोग अगर इन दवाओं का उपयोग करते हैं, तो काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बॉडी को देखने को मिलते हैं। और समय ऐसा आता है कि जिस समस्या के लिए आप इन दवाओं का उपयोग करते हैं, वो समस्या ठीक ना होकर बल्कि वही समस्या ज़्यादा बढ़ने लगती है। यानी कि गैस की दवा के कारण ही आपको और ज़्यादा गैस बनती है। यानी कि आप कुछ भी खाएँगे, पिएँगे, ईज़िली डाइजेस्ट होने वाला फूड भी अगर लेंगे, तो भी आपको गैस बन जाएगी और धीरे-धीरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा और दूसरे आपके नर्वस सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम, आपके मांसपेशियाँ, आपके अंदर एनर्जी लेवल, याददाश्त, इवन एंड आपका पूरा बॉडी की जो सिस्टम है, वो तक डैमेज होने लग जाएँगे अगर आप इनका लंबे समय तक उपयोग करेंगे। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स के जानने के पहले हम जानते हैं कि ये पीपीआई होती क्या है? तो पीपीआई जो होती है, इन्हें प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कहते हैं। और ये जब भी आप खरीदते हैं मेडिसिन, तो आप देखेंगे कि जो ये कैप्सूल्स के फॉर्म में होती हैं ज़्यादातर, तो ये की स्ट्रिप में आप देखेंगे तो प्राज़ोल लिखा होता है। प्राज़ोल यानी PRAZOLE। तो जो पीआर होता है वो प्रोटॉन पंप को इंडिकेट करता है, और एज़ोल होता है जो रिंग होती है बेंज़ेमिडाज़ोल की, उससे रिलेट करता है। इस प्रकार से ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होती हैं, जो कि प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करके ये जो एसिड जहाँ से रिलीज होता है, उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण HCl का रिलीज होना बंद हो जाता है। तो अगर पूरी तरह से आप HCl को बनने से ही रोक देंगे, तो क्या-क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, जो कि ज़्यादातर लंबे समय तक उपयोग करने के बाद देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक है, साइड इफेक्ट है, वो है मैल एब्ज़ॉर्प्शन। यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन अफेक्ट होता है। जैसे कि विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है, और ये गैस्ट्रिक एसिड की उपस्थिति में, यानी कि एसिडिक मीडियम में ही ये ब्रेक होके हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब ये एसिडिक मीडियम ही नहीं रहेगा, आप ब्लॉक कर देंगे HCl के सिक्रीशन को ही, तो ये ब्रेक नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसके कारण शरीर में धीरे-धीरे विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपके नर्वस सिस्टम में अफेक्ट आएगा, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, आपके शरीर में देखा जाए तो कंपन पैदा हो सकता है, हाथ-पैरों में जलन हो सकती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, खून की कमी बनना स्टार्ट हो सकती है। स्ट्रेस, चिंता, घबराहट, हार्ट बीट का एरिदमिक होना, यानी कि एरिदमिया हो सकता है। टिटैनी, यानी कि धीरे-धीरे आपकी मांसपेशियाँ भी वीक होने लगेंगी, दुर्बल हो जाएँगी, जिसकी वजह से आप कुछ भी काम करेंगे, बहुत जल्दी थक जाएँगे और हमेशा आपको कमज़ोरी-सी महसूस होगी। तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर लगातार आपके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई गई। विटामिन B12 के अलावा और भी चीज़ों का एब्ज़ॉर्प्शन अफेक्ट होगा, जैसे कि मैग्नीशियम का एब्ज़ॉर्प्शन अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर वीकनेस आएगी।
दूसरा बोन मैरो डेंसिटी आपकी अफेक्ट हो सकती है, कैल्शियम का लेवल डाउन हो सकता है और सीजर्स तक आ सकते हैं। ये गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये जो पीपीआई मेडिसिन होती हैं, ये क्या करती हैं, कुछ मेटाबोलाइट रिलीज करती हैं और ये मेटाबोलाइट एक तरह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की तरह होते हैं, जो कि हमारे रीनल सिस्टम से एक्सक्रीट होते हैं और हमारी किडनी को डैमेज करते हैं, जिसके कारण किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, केडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिसीज आगे डेवलप हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारे किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमारे हार्ट सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये जो पीपीआई होती हैं, इनकी वजह से लगातार उपयोग करने के कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो अफेक्ट होता ही है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इनके कारण एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हार्ट में एरिदमिया होने लगता है। और भी इसके नुकसान देखे जाते हैं, क्योंकि ये लाइसोसोमल एक्टिविटी को भी इनहिबिट करती है और इनके कमजोर होने के कारण फंक्शन के लाइसोसोमल एक्टिविटी के क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी जो है तो वो कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती है, कार्डियक एरिथमिया बढ़ता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या स्ट्रोक जैसा भी समस्याएं आपको इनके फ्यूचर में आपको रिस्क पैदा कर सकती है। अब ये पीपीआई हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर एचसीएल का लेवल, गैस्ट्रिक एसिड जो पीएच डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं, जिसके कारण नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि आपको हमेशा मतली आना, उल्टी जैसा महसूस होना और इसके अलावा पेट में क्रैम्प्स यानी कि पेट में दर्द बना रहना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। ये पीपीआई हमारी गट फ्लोरा को भी डिस्टर्ब करती हैं और जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं आंतों में, वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। इतना ही नहीं, ये हम क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल जो होता है बैक्टीरिया, जो डायरिया का सबसे बड़ा कारण होता है, उसकी ये मात्रा को बढ़ाने लगता है, उसके नंबर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को डायरिया अक्सर होने लगते हैं और पेट से रिलेटेड जो है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और ये पीपीआई हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया यानी कि याददाश्त में कमजोरी आना और सीजर्स आना जैसे सिम्टम्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो फाइनली क्या करना चाहिए? गैस ज्यादातर लोगों को बनती है आज के समय में गलत खान पान की वजह से या सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से। तो उसके लिए जरूरी है कि आप फाइबर डाइट लें, अपनी दिनचर्या को सेट करें, वर्कआउट करें और वो चीजें खाएं जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसा अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।